8. मैं हारने में विश्वास नहीं करता। अगर आप हार के विचार सोच रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे विचारों को तत्काल अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर आप हार के बारे में सोचेंगे तो आप हार जाएंगे। आप यह रवैया अपनाएं, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। कुओ तातयोन मारक। मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने इस फिलॉसफी के प्रयोग द्वारा बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं। मैं आपके सामने वे तकनीकें और फॉर्मूले भी स्पष्ट करूंगा जिनका प्रयोग उन्होंने इतनी सफलता से किया है। अगर आप इन घटनाओं को सावधानी से और विचार करते हुए पढ़ें और उन्हीं की तरह विश्वास करें, सकारात्मक नजरिया रखें और इन तकनीकों का प्रयोग करें तो आप भी उस हार को हरा सकते हैं जो आपको वर्तमान क्षण में अवश्यंभावी लग रही होगी। मुझे आशा है कि आप उस बाधा पुरुष की तरह नहीं होंगे जिसके बारे में मुझे बताया गया था। उसे बाधा पुरुष इसलिए कहा जाता था क्योंकि चाहे कोई भी सुझाव दिया जाए, उसका मस्तिष्क तत्काल उससे जुड़ी सारी बाधाओं के बारे में सोच लेता था। परंतु एक दिन उसे अपनी टक्कर का व्यक्ति मिल ही गया और उसने एक ऐसा सबक सीखा जिससे उसका नकारात्मक दृष्टिकोण बदल गया। यह इस तरह से हुआ। उसकी फर्म के डायरेक्टर्स एक योजना बना रहे थे जिसमें काफी पूंजी लगानी थी, जिसमें कुछ जोखिम भी थे और सफलता की संभावनाएं भी थीं। इस योजना के बारे में चर्चा के दौरान बाधा पुरुष पूरे विश्वास से उठा और उसने बुद्धिमानी के अंदाज में कहा, इस तरह के लोग हमेशा समझदारी का अभिनय करते हैं, शायद अपनी आंतरिक शंका की भावनाओं को छुपाने के लिए। जरा 1 मिनट ठहरें, पहले हम राह में आने वाली बाधाओं पर विचार कर लें। कुओ तातयोन मारक। एक और व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था जिसने बहुत कम बातें कही थीं। उसके सहयोगी उसका सम्मान करते थे क्योंकि उसमें योग्यता थी और वह काफी सफल व्यक्ति था और उसमें एक निश्चित प्रबल गुण था। इस व्यक्ति ने बाधा पुरुष से पूछा, आप हमेशा बाधाओं की ही बातें क्यों करते हैं, संभावनाओं की बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि बाधा पुरुष ने कहा, समझदार होने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए और यह सच है कि इस योजना में कई निश्चित बाधाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन बाधाओं के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण होगा? दूसरे व्यक्ति ने बिना झिझक के जवाब दिया, मेरा इन बाधाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होगा? यही कि मैं उन्हें हटा दूंगा बस और फिर मैं उन्हें भूल जाऊंगा। परंतु बाधा पुरुष ने कहा, यह कहना आसान है, करना कठिन है। आपका कहना है कि आप उन्हें हटा देंगे और फिर उन्हें भूल जाएंगे, परंतु क्या आप मुझे वह तरकीब बताएंगे जिससे आप उन बाधाओं को हटा सकते हैं और उन्हें भूल सकते हैं? वह कोई नायाब तरकीब ही होगी, क्योंकि हमें से किसी को भी ऐसी तरकीब नहीं मालूम। कुओ तातयोन मारक। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने कहा, बेटे, मैंने पूरी जिंदगी बाधाओं को हटाने में गुजार दी है। मैंने पाया है कि अगर आप में विश्वास हो, साहस हो और काम करने की इच्छा हो, तो ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे हटाया न जा सके। क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि ऐसा किस तरह किया जाता है, तो लो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना पर्स निकाला। पर्स में अंदर की तरफ एक कार्ड रखा था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसने टेबल पर अपने पर्स को बाधा पुरुष को देते हुए कहा, लो, इसे पढ़ लो, यह रहा मेरा फॉर्मूला और इसे पढ़कर यह मत कहना कि यह काम नहीं करता। मैं अनुभव से जानता हूँ कि यह बहुत काम का फॉर्मूला है। बाधा पुरुष ने पर्स को लिया और चेहरे पर अजीब भाव के साथ चुपचाप शब्दों को पढ़ा। पर्स के मालिक ने आग्रह किया, उन्हें जोर से पढ़ो ताकि सभी लोग उन्हें सुन सकें। बाधा पुरुष ने इन शब्दों को धीमी, शंका से भरी हुई आवाज में पढ़ा, मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। फिलिपियंस 4:13। पर्स के मालिक ने पर्स को अपनी जेब में रखते हुए कहा, मुझे बहुत सालों का अनुभव है और मैंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु इन शब्दों में शक्ति है, सच्ची शक्ति है और इनके सहारे आप किसी भी बाधा को हटा सकते हैं। कुओ तातयोन मारक। उसने यह बात इतने विश्वास से कही थी कि सबको इस बात का यकीन हो गया। सभी उसके अनुभव के बारे में जानते थे। सभी को मालूम था कि वे एक सफल व्यक्ति है जिसने कई बाधाओं को पार किया है। सभी जानते थे कि वे किसी प्रकार से मैं आपसे बेहतर हूँ वाला रवैया नहीं रखता। इन सब के अलावा उसके सकारात्मक नजरिए के कारण टेबल पर बैठे लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो गया। चाहे जो भी हो, इसके बाद उनकी चर्चा में नकारात्मक विचार नहीं आए। प्रोजेक्ट को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया गया और कठिनाइयों और जोखिमों के बावजूद वे सफल साबित हुआ। इस व्यक्ति ने जिस तकनीक का प्रयोग किया वह बाधा के बारे में इस मूलभूत तथ्य पर आधारित थी, बाधा से डरो मत,
यह विश्वास करने का अभ्यास करें कि ईश्वर आपके साथ है और उसकी मदद से आप में इसका सामना करने की शक्ति आ जाएगी। तो बाधा का सामना करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीधे तन कर खड़े रहना चाहिए। इसके बारे में चीखने, चिल्लाने या शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस पर सीधे हमला बोल दें। घुटनों के बल चलकर आधी हार वाली आधी अधूरी जिंदगी न जिएं। अपनी मुश्किलों का सामना करें और उन्हें दूर करने के लिए कुछ करें। आप पाएंगे कि उन मुश्किलों में आपकी कल्पना से आधी शक्ति भी नहीं है। इंग्लैंड के मेरे मित्र ने मुझे विंस्टन चर्चिल की पुस्तक मैक्सिम्स एंड रिफ्लेक्शंस भेजी। इस पुस्तक में चर्चित ब्रिटिश जनरल ट्यूडर के बारे में बताते हैं, जो ब्रिटिश फिफ्थ आर्मी के एक डिवीजन के कमांडर थे। इस डिवीजन ने मार्च 1918 में भयंकर जर्मन आक्रमण को झेला था। परिस्थितियां बुरी तरह उनके खिलाफ थीं, परंतु जनरल ट्यूडर जानते थे कि किस तरह अटल और अपराजेय दिखने वाली मुश्किल का सामना किया जाता है। उनका तरीका आसान था। वे सिर्फ खड़े रहे और बाधा को आने दिया, अपने आप से टकराने दिया और फिर उन्होंने उस बाधा को तोड़ दिया। चर्चिल ने जनरल ट्यूडर के बारे में यह कहा, यह एक बहुत महान वाक्य है और यह शक्ति से भरा हुआ है। ट्यूडर की मेरे मन में छवि एक लोहे की खूंटी की तरह है जो बर्फ से जमे हुए मैदान में गड़ी है और अटल है। जनरल ट्यूडर जानते थे कि बाधा का सामना कैसे किया जाए। सिर्फ इसके सामने डटे रहो, बस इतना ही, और किसी भी तरह मत झुको और यह अंततः टूट जाएगी। आप इसे तोड़ देंगे। किसी न किसी को तो टूटना ही है और आप तो टूट नहीं सकते, इसलिए बाधा को ही टूटना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप में आस्था हो, ईश्वर में और अपने आप में आस्था हो। आस्था वह प्रमुख गुण है जिसकी आपको आवश्यकता है। यह पर्याप्त है। दरअसल यह पर्याप्त से भी अधिक है। उस फॉर्मूले का प्रयोग करें जो बिजनेसमैन ने सुझाया था और आप ईश्वर में और अपने आप में उस सशक्त आस्था को विकसित कर सकते हैं। आप अपने आप को जानना सीखेंगे। आप अपनी योग्यताओं और काम करने की शक्ति के बारे में सीखेंगे। आपका दृष्टिकोण नकारात्मक से जितना सकारात्मक होगा, आप में सफलता की उतनी ही योग्यता आ जाएगी। फिर पूरे विश्वास से आप अपने आप से किसी भी परिस्थितियों में और सभी परिस्थितियों में कह सकते हैं, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। कुओ तातयोन मारक गोंजालेस की कहानी ले, जिन्होंने कुछ साल पहले एक जबरदस्त संघर्ष में राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप जीती। वे लगभग अनजाने खिलाड़ी थे और बारिश के मौसम के कारण वे टूर्नामेंट से पहले अपने खेल को आदर्श स्तर तक नहीं पहुंचा पाए थे। गोंजालेस का विश्लेषण करते हुए एक मेट्रोपॉलिटन अखबार के खेल समीक्षक ने कहा कि उसकी तकनीक में कई दोष थे और उसने लिखा कि उसके विचार से उससे महान चैंपियन कोर्ट पर खेल चुके हैं। बहरहाल उसने गोंजालेस की जबरदस्त सर्विस और कुशल वॉली की प्रशंसा की, परंतु लेखक ने कहा कि चैंपियनशिप जीतने के पीछे जो सबसे प्रबल तत्व था वह था उसकी डटे रहने की शक्ति और यह कि खेल के हताशा भरे उतार चढ़ाव के बीच भी उसने कभी हार नहीं मानी। यह उन सबसे बुद्धिमानी भरी पंक्तियों में से एक है जो मैंने कभी किसी खेल की कहानी में पढ़ी है। खेल के हताशा भरे उतार चढ़ाव के बीच भी उसने कभी हार नहीं मानी। इसका मतलब है कि जब खेल उसके खिलाफ जा रहा था तो उसने हताशा को अपने मन में नहीं आने दिया, न ही उसने नकारात्मक विचारों को प्रबल बनने दिया और इस वजह से जीतने के लिए आवश्यक शक्ति को कम नहीं होने दिया। इस मानसिक और आध्यात्मिक गुण ने इस व्यक्ति को चैंपियन बना दिया। वह बाधाओं का सामना करने, उनके सामने डटे रहने और उन्हें परास्त करने में योग्य था। आस्था डटे रहने की शक्ति देती है। यह आपको तब भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है जब आगे बढ़ना कठिन होता है। जब परिस्थितियां अच्छी हों तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, परंतु आपको तब किसी अतिरिक्त तत्व की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा आप उस वक्त संघर्ष कर सकें जब हर चीज आपके खिलाफ लग रही हो। यह एक महान रहस्य है कि आप खेल के हताशा भरे उतार चढ़ाव के बीच भी कभी हार न माने। आप जवाब में कह सकते हैं, परंतु आप मेरी परिस्थितियां नहीं जानते। मैं बिल्कुल रसातल में पहुंच गया हूं और जो हालत मेरी है वैसी आज तक किसी की नहीं हुई होगी। अगर यह बात है तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अगर आप रसातल में हैं तो आप इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते। अब तो आपकी यात्रा केवल एक ही दिशा में हो सकती है और वे है ऊपर की तरफ। तो आपकी स्थिति काफी संभावनापूर्ण लगती है, परंतु मैं आपको सावधान कर दूं, आप ऐसा कभी न सोचें कि आपकी जो परिस्थिति है वैसी आज तक किसी की नहीं हुई है। ऐसी कोई परिस्थिति होती ही नहीं है। सच कहा जाए तो इंसान की कहानियां बहुत थोड़े तरह की होती हैं और यह सभी कहानियां पहले खेली जा चुकी हैं।
हमें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हर तरह की मुश्किल परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना किया है, जिसमें वह मुश्किल भी शामिल है जो अभी आपके सामने है और जो आपको पूरी तरह निराशाजनक दिख रही है। यही दूसरों को भी लग रहा था, परंतु उन्होंने इससे बाहर निकलने का कोई तरीका, ऊपर जाने का कोई तरीका, पार निकलने की कोई राह, उसके बीच से होकर जाने वाली कोई तरकीब खोज ली। इस तथ्य के सबसे प्रेरक उदाहरणों में से एक है एमोस पैरिश की कहानी, जो हर साल 2 बार सैकड़ों अग्रणी डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव्स और स्टाइलिश सपर्स को न्यूयॉर्क सिटी के वेलाडोर्फ एस्टोरिया होटल के ग्रैंड बॉलरूम में आयोजित होने वाले 2 सत्रों में इकट्ठा करते हैं। इन सत्रों में मिस्टर पैरिश बिजनेस की प्रवृत्तियों, प्रोडक्ट्स बेचने की तरकीबों और उनके सहयोगियों को सलाह देते हैं। उनके कई सत्रों में भाग लेने के बाद मुझे विश्वास हो चुका है कि मिस्टर पैरिश अपने ग्राहकों को जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य प्रदान करते हैं वे हैं साहस और सकारात्मक चिंतन, अपने आप में गहरा विश्वास और यह विश्वास कि वे तमाम बाधाओं को जीत सकते हैं। वह अपनी फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण स्वयं है। बचपन में वह बीमार रहा करता था, यही नहीं वह हकलाता भी था। वह संवेदनशील था और हीन भावना का शिकार भी था। ऐसा माना जा रहा था कि उसकी कमजोर शारीरिक स्थिति के कारण वह जीवित नहीं रहेगा, परंतु एक दिन एमोस पैरिश को एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उसके मस्तिष्क में आस्था के सूर्य का उदय हुआ और तब से वह जानता है कि ईश्वर की मदद से और अपनी शक्तियों के उपयोग से वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। बिजनेसमैनों को सेवा देने का एक अद्भुत विचार विकसित किया और वे इसे इतना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कि वे हर साल 2 बार 2 दिन के सत्र में भाग लेने के लिए मोटी फीस देने के इच्छुक रहते हैं, ताकि उन्हें एमोस पैरिश की बिजनेस बुद्धिमत्ता और प्रेरणा प्राप्त हो सके। मेरे लिए होटल के बॉलरूम में बड़ी भीड़ के साथ बैठना और पी, जो उसका प्यार का नाम है, को इन महत्वपूर्ण बिजनेसमैनों को सकारात्मक चिंतन सिखाते हुए सुनना एक रोमांचक अनुभव था। कई बार उसे अपनी हकलाहट से बहुत कठिनाई होती है, परंतु वह हताश नहीं होता। वह खुलकर इसका उल्लेख करता है और इसे हंसी में लेता है। उदाहरण के तौर पर एक दिन वह कैडिलक शब्द कहने की कोशिश कर रहा था। उसने कई बार कहने की कोशिश की और वह किसी तरह से इसे नहीं कह पा रहा था और आखिरकार उसने एक सशक्त प्रयास के बाद ऐसा कर दिखाया। फिर उसने यह टिप्पणी की, मैं कैडिलक कह ही नहीं पा रहा हूँ, खरीदने की बात तो दूर है। जनता हंसते हंसते दोहरी हो गई, परंतु मैंने यह नोट किया कि वे लोग उसकी तरफ प्रेम से देख रहे हैं। प्रेम का भाव उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। जिस मीटिंग में वे बोलता है, उसका हर श्रोता इस विश्वास के साथ वहाँ से जाता है कि वह भी अपनी बाधाओं को अपनी सफलताओं में बदल सकता है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसे आप जीत न सकें। एक बुद्धिमान और दार्शनिक नीग्रो से जब मैंने पूछा कि वह किस तरह अपनी मुश्किलों को जीता है, तो उसने मुझे बताया, मैं मुश्किल को किस तरह पार करता हूँ। पहले तो मैं इसका चक्कर काटकर इसके पार जाने की कोशिश करता हूँ और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं इसके नीचे से घुसकर निकलने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसके नीचे भी नहीं घुस पाता तो मैं इसके ऊपर से निकलने की कोशिश करता हूँ और अगर मैं इसके ऊपर से भी नहीं निकल पाता तो फिर मैं सीधे इससे टकराता हुआ, इसे चकनाचूर करता हुआ इसके पार निकल जाता हूँ। फिर उसने जोड़ा, ईश्वर और मैं इस मुश्किल को चकनाचूर करते हुए इसके पार निकल जाते हैं। कुओ तातयोन मारक। बिजनेसमैन के उस फॉर्मूले को गंभीरता से लें जो इस अध्याय के शुरू में दिया गया है। एक पल के लिए ठहर जाएं और उस फॉर्मूले को 5 बार दोहराएं और हर बार इसके अंत में यह जोड़ दें, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। यहाँ पर वही फॉर्मूला एक बार फिर दिया जा रहा है, मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। फिलिपियंस 4:13। इसे हर दिन 5 बार दोहराएं और यह आपके मस्तिष्क में अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर देगा। आपका अवचेतन, जो हमेशा किसी भी परिवर्तन को नापसंद करता है, आपसे यह कह सकता है, इस तरह की बातों में विश्वास मत करो। परंतु याद रखें कि एक प्रकार से आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला है। यह आपकी योग्यताओं के बारे में आपकी अपनी गलतियों में सहमति दर्शाता है और उन्हें आपके पास वापस भेज देता है। आपने अपने अवचेतन में नकारात्मक नजरिया बना लिया था और यह इस गलती को आपके पास वापस भेज देता है। इसलिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को खोलें और इससे कहें, देखो, मैं इसमें विश्वास करता हूँ, मैं इस पर विश्वास करने पर जोर देता हूँ। अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क से इतनी सकारात्मकता से बात करेंगे तो समय के साथ साथ यह भी इस पर विश्वास करने लगेगा, जिसका एक कारण यह होगा कि अब आप इसे सकारात्मक विचारों की खुराक दे रहे हैं।
दूसरे शब्दों में अब आखिरकार आप अपने अवचेतन में सत्य प्रविष्ट करा रहे हैं। कुछ समय के बाद आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके पास सत्य वापस भेजना शुरू कर देगा और वे सत्य यह होगा कि ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे आप ईसा मसीह की मदद से पार न कर सकें। अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक बनाने का एक प्रभावी तरीका है अपने विचार और भाषा से कुछ वाक्यों को निकाल बाहर फेंकना जिन्हें हम छोटे छोटे नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। यह तथाकथित छोटे छोटे नकारात्मक वाक्य किसी औसत व्यक्ति की चर्चा में इकट्ठे जाते हैं और हालांकि हर वाक्य अपने आप में महत्वहीन दिखता है, परंतु इनका कुल प्रभाव यह होता है कि मस्तिष्क नकारात्मक हो जाता है। जब छोटे छोटे नकारात्मक वाक्य का यह विचार मेरे मन में पहली बार आया तो मैंने अपनी खुद की चर्चा की आदतों का विश्लेषण करना शुरू किया और मैंने जो पाया उससे मुझे धक्का लगा। मैंने पाया कि मैं इस तरह की बातें कह रहा था। मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए, या कहीं रास्ते में मेरा टायर पंचर ना हो जाए, या मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूँ, या मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। इतना सारा काम पड़ा है, अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाती थी तो मैं यह कहता था, अरे मुझे इसी बात की उम्मीद थी, या अगर मैं आसमान में बादल देखता था तो मैं उदास स्वर में कहता था, मैं जानता था बारिश होने वाली है। यह नकारात्मक बातें दिखने में तो छोटी हैं और बड़ा विचार छोटे विचार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि बड़े पेड़ छोटे बीजों से ही उगते हैं और अगर आपकी चर्चा में छोटी छोटी नकारात्मक बातें आती हैं तो यह तय है कि वे आपके अवचेतन में पहुंच जाएंगी। यह आश्चर्यजनक है कि किस तरह वे शक्तिशाली बन जाती हैं और इसके पहले कि आप जान पाए वे बड़ी नकारात्मक बातों में विकसित हो जाती हैं। इसलिए मैंने यह तय किया कि मैं इन छोटी छोटी नकारात्मक बातों पर काम करूंगा और उन्हें अपनी चर्चा से बाहर कर दूंगा। मैंने पाया कि इन्हें नष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हर चीज के बारे में सकारात्मक शब्द कहना था। जब आप यह कहते हैं कि चीजें ठीक तरीके से हो रही हैं और होंगी, कि आप सही समय पर पहुंच जाएंगे, तो अच्छे परिणामों के बारे में बातें करके आप सकारात्मक प्रभावों के नियम को जागृत कर रहे हैं और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। घटनाएं अच्छी होंगी। सड़क के किनारे लगे एक होर्डिंग पर मैंने एक मोटर ऑयल का विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था, साफ इंजन हमेशा शक्ति देता है। इसी तरह जो मस्तिष्क नकारात्मक बातों से मुक्त होता है वे हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है, यानी कि साफ मस्तिष्क हमेशा शक्ति देगा। इसलिए अपने विचारों की सफाई करें, अपने मानसिक इंजन को साफ रखें और यह याद रखें कि साफ इंजन की तरह ही साफ मस्तिष्क भी हमेशा शक्ति देता है। अगर आप बाधाओं को जीतना चाहते हैं और मैं हारने में विश्वास नहीं करता कि फिलॉसफी को जीवन में उतारना चाहते हैं, तो अपनी चेतना की गहराइयों में सकारात्मक विचारों के पैटर्न को विकसित करें। हम बाधाओं का सामना किस तरह से करते हैं, यह सीधे रूप से हमारे मानसिक रवैये से तय होता है। हमारी ज्यादातर मुश्किलें दरअसल मानसिक ही होती हैं। अरे नहीं, आप आपत्ति कर सकते हैं, मेरी मुश्किलें मानसिक नहीं है, मेरी मुश्किलें तो वास्तविक हैं। शायद आपकी मुश्किलें वास्तविक हों, परंतु उनके प्रति आपका रवैया तो मानसिक है। रवैया तय होता है आपकी मानसिक प्रक्रिया से और आप अपनी मुश्किलों के बारे में किस तरह सोचते हैं, उसी से काफी हद तक यह तय होता है कि आप उनका सामना किस तरह से करते हैं। अगर आपका रवैया यह होगा कि आप किसी बाधा को नहीं हटा सकते, तो आप सचमुच उसे नहीं हटा पाएंगे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि आप में उसे हटाने की क्षमता नहीं थी, बल्कि इस विचार को अपने दिमाग में दृढ़ता से बिठाने की बाधा उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी यह पहले दिख रही थी। इस विचार को चाहे कितने हल्के रूप में सोचें, उसी समय से आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे और यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो इसे अंततः हटा देगी। अगर आपको कोई मुश्किल लंबे समय से परास्त करती चली जा रही है तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने खुद को हफ्तों, महीनों और शायद वर्षों तक यह बताया है कि आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी अयोग्यता पर जोर दिया है और आपके मस्तिष्क ने धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर विश्वास कर लिया है, और जब आपके मस्तिष्क को विश्वास हो जाता है तो आपको विश्वास हो जाता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप होते हैं। परंतु इसके विपरीत जब आप इस नए और रचनात्मक विचार को अपनाते हैं, मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूं, तो आप एक नया मानसिक नजरिया विकसित कर लेते हैं। इस सकारात्मक नजरिए पर जोर दें और बार बार जोर दें। आप अपनी चेतना को आखिरकार यह विश्वास दिला देंगे कि आप अपनी कठिनाइयों के बारे में कुछ कर सकते हैं। जब अंत में आपका मस्तिष्क इस बात पर विश्वास कर लेता है तो फिर चमत्कारी परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। अचानक आप पाएंगे कि आप में ऐसी शक्तियां आ चुकी हैं जिनके बारे में आपको पहले कोई अंदाजा नहीं था।
मैं एक व्यक्ति के साथ गोल्फ खेला था जो न सिर्फ एक अच्छा गोल्फर है बल्कि फिलोसोफर भी है। जब हम गोल्फ कोर्स में घूमते थे तो गेम के माध्यम से वह ज्ञान के कई मोती बिखेरता था जिनमें से एक के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। मैंने एक गेंद को रफ में हिट किया जो ऊंची घास में गिरी। जब हम गेंद के पास आए तो मैंने थोड़ी निराशा से कहा, अब इसकी तरफ देखो, मैं निश्चित रूप से रफ में हूँ। इस उबड़-खाबड़ जगह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। मेरा दोस्त मुस्कुराया और उसने कहा, क्या मैंने आपकी किताबों से सकारात्मक चिंतन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है? लज्जित होते हुए मैंने स्वीकार किया कि वह सही था। मैं आपकी गेंद की स्थिति के बारे में नकारात्मक रूप से नहीं सोचूंगा। उसने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर यह गेंद वहाँ पर छोटी घास में पड़ी होती तो आप ज्यादा अच्छा हिट लगा सकते थे? मैंने कहा कि बिल्कुल यही बात थी। तो उसने आगे कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वहाँ पर आपकी स्थिति यहाँ से बेहतर होती है? क्योंकि मैंने जवाब दिया, वहाँ पर घास छोटी कटी हुई है और गेंद वहाँ से बेहतर तरीके से मारी जा सकती है। फिर उसने एक अजीब सी बात की, हम अनेक घुटनों और हाथों के बल बैठ जाएं। उसने सुझाव दिया और स्थिति का परीक्षण करें। हम यह देखें कि यह गेंद किस स्थिति में है। फिर हम अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे बैठ गए और उसने कहा, यह देखिए कि यहाँ पर गेंद की तुलनात्मक ऊंचाई उतनी ही है जितनी कि वह छोटी घास में होती। फर्क सिर्फ इतना है कि गेंद के ऊपर 5 या 6 इंच घास है। कुओ तातयोन मारक। फिर उसने एक और अजीब चीज की, इस घास की क्वालिटी और स्थिति को देखो। उसने कहा, उसने एक तिनका उखाड़ा और मुझे दिया, इसे चबाओ। उसने कहा, मैंने चबाया और उसने पूछा, क्या यह नरम नहीं है? बिल्कुल, मैंने जवाब दिया, निश्चित रूप से यह नरम घास दिख रही है। कुओ तातयोन मारक। उसने आगे कहा, तो फिर स्थिति स्पष्ट है कि आपका नंबर 5 का लोहा इस घास को एक चाकू की तरह चीर देगा। और फिर उसने मुझे वह वाक्य दिया जिसे मैं मरते दम तक याद रखूंगा और मुझे आशा है कि आप भी याद रखेंगे, मुश्किल सिर्फ मानसिक होती है। दूसरे शब्दों में उसने आगे कहा, यह मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप सोचते हैं कि यह मुश्किल है। अपने मन में आपने फैसला कर लिया है कि यह एक बाधा है जो आपको परेशान करेगी। इस बाधा को परास्त करने की शक्ति आपके मस्तिष्क में है। अगर आप यह कल्पना करें कि आप इस गेंद को इस उबड़-खाबड़ स्थान से बाहर उछाल रहे हैं और आपके मन में यह विश्वास हो कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपकी मांसपेशियों को लचीलापन, लय और शक्ति प्रदान करेगा और आप अपने क्लब को इस तरह से पकड़ेंगे कि गेंद वहां से एक सुंदर शॉट के रूप में उठकर बाहर निकल जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप गेंद को उस घास से एक सुंदर स्ट्रोक द्वारा उछालने वाले हैं। अपने शरीर से कठोरपन और तनाव को बाहर निकलने दें। इसे आनंद और शक्ति के साथ हिट करें। याद रखें, मुश्किल सिर्फ मानसिक होती है। आज तक मुझे वह रोमांच, वह शक्ति का एहसास और वह आनंद याद है जब मैंने एक साफ सुथरे शॉट के माध्यम से उस गेंद को हरी घास के कोने पर उछाल दिया था। मुश्किल समस्याओं के संबंध में याद रखने के लिए यह एक बहुत ही महान तथ्य है। मुश्किल सिर्फ मानसिक होती है। हर एक के जीवन में बाधाएं आती हैं। वे काल्पनिक नहीं है, परंतु दरअसल वे उतनी कठिन भी नहीं हैं जितनी कि वे दिखती हैं। आपका मानसिक नजरिया सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। विश्वास करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आप में वे शक्ति दी है कि आप अपने आप को किसी मुश्किल परिस्थिति से ऊपर उठा सकें, बशर्ते आप अपनी निगाहें अपनी शक्ति के स्रोत पर जमकर गड़ाए रहें। अपने आप से दृढ़ता से कहते रहें कि इस शक्ति के माध्यम से आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। विश्वास रखें कि यह शक्ति सारे तनाव को आपके शरीर से बाहर निकाल रही है और यह शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। इस पर विश्वास करें और विजय का एहसास आपको अवश्य होगा। अब उस बाधा पर एक और नजर डालें जो आपको परेशान कर रही है। आप पाएंगे कि यह उतनी विराट नहीं है जितना आपने सोचा था। खुद से कहें, मुश्किल सिर्फ मानसिक होती है। मैं विजय के बारे में सोचता हूँ, मुझे विजय मिलेगी। इस फॉर्मूले को याद रखें। इसे एक कागज दश के टुकड़े पर लिख लें, अपने पर्स में रख लें, अपने शीशे पर लगा लें जहां आप हर सुबह दाढ़ी बनाते हैं, किचन सिंक के ऊपर लगा लें, ड्रेसिंग टेबल पर लगा लें और मेज पर लगा लें। इसकी तरफ देखते रहें जब तक कि यह सत्य आपकी चेतना की गहराइयों में नहीं उतर जाता, जब तक कि यह आपके समूचे मानसिक रवैये में नहीं समा जाता, जब तक कि यह एक सकारात्मक सनक में नहीं बदल जाता। मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं।
आपको जो चीज मुश्किल दिखती है, जैसा मैंने संकेत किया है, वे मुश्किल या आसान उसी अनुपात में दिख रही है जिस दृष्टिकोण से आप इसे देख रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि 3 लोगों ने अमेरिकियों की विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है, इमर्सन, थोरो और विलियम जेम्स। आज की तारीख में भी अमेरिकी मस्तिष्क का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन 3 दार्शनिकों की शिक्षाओं ने अमेरिकी व्यक्ति की विशिष्ट प्रतिभा को रचने में अपना योगदान दिया, जो मुश्किलों से हारता नहीं है और जो आश्चर्यजनक कार्यकुशलता के माध्यम से असंभव को संभव कर दिखाता है। इमर्सन का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मानवीय व्यक्ति दैवी शक्ति द्वारा स्पर्श किया जा सकता है और इस तरह महानता इसमें उत्पन्न की जा सकती है। विलियम जेम्स ने बताया कि किसी काम में सबसे महान तत्व उसके बारे में व्यक्ति का विश्वास होता है। थोरो ने हमें बताया कि उपलब्धि का रहस्य मस्तिष्क में सफल परिणाम की तस्वीर संजोए रखना है। एक और बुद्धिमान अमेरिकी जेफरसन हैं, जिन्होंने फ्रैंकलिन की तरह अपने मार्गदर्शन के लिए नियमों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रैंकलिन ने 13 नियमित नियम लिखे, जेफरसन के कुछ 10 नियम थे। जेफरसन का एक नियम यह था, और मैं समझता हूँ कि यह अनमोल है, हमेशा चीजों को चिकने हैंडल की तरफ से पकड़ो। यानी कि किसी काम को करते समय या मुश्किलों का सामना करते समय आप उस तरीके का प्रयोग करें जिसमें न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़े। प्रतिरोध से घर्षण पैदा होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि घर्षण को कम किया जाए। नकारात्मक नजरिया घर्षण का रास्ता है, इसीलिए नकारात्मकता में बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है। सकारात्मक नजरिया चिकने हैंडल वाली तकनीक है। यह ब्रह्मांड के प्रवाह के सामंजस्य में है। इससे न सिर्फ घर्षण कम होता है, बल्कि इससे सहयोगी शक्तियाँ प्रेरित भी होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि किस तरह जीवन की शुरुआत से अंत तक इस फिलॉसफी के प्रयोग से आप उन क्षेत्रों में सफल परिणाम हासिल करने में समर्थ हो सकेंगे जिन्होंने आपको दूसरी परिस्थितियों में हरा दिया होता। उदाहरण के तौर पर, एक महिला ने अपने 15 साल के बेटे को हमारे पास भेजा। वह चाहती थी कि हम उसे सीधा कर दें। इससे महिला को बहुत चिढ़ छूट रही थी कि उसका लड़का किसी भी विषय में 70 से अधिक नंबर नहीं ला पाया था। इस बच्चे में बहुत दिमाग है, उसने गर्व से कहा। आपको कैसे मालूम कि उसमें बहुत दिमाग है? मैंने पूछा। क्योंकि वह मेरा बेटा है, उसने कहा। मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और मैं मेरिट में आई थी। लड़का उदास भाव से अंदर आया और मैंने उससे पूछा, क्या बात है बेटे? मैं नहीं जानता, मेरी माँ ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। कुओ तातयोन मारक। मैंने कहा, आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आप में उत्साह की आग धधक रही है। आपकी माँ कहती है कि आपको सिर्फ 70 ही नंबर मिलते हैं। कुओ तातयोन मारक। हाँ, उसने कहा, मुझे इतने ही मिलते हैं और इससे भी बुरी बात यह है कि मुझे इससे भी कम नंबर मिलते हैं। कुओ तातयोन मारक। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है बेटे? मैंने पूछा। मेरी माँ कहती है कि दिमाग बहुत तेज है। मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। डॉक्टर पील, उसने गंभीरता से कहा, मैं पढ़ता तो हूँ। घर पर मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ और फिर किताब बंद कर देता हूँ और उसे याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 3 बार में उसे अपने दिमाग में नहीं घुसा पाया तो फिर मैं इसे कैसे अपने दिमाग में घुसा पाऊंगा। और फिर मैं यह सोचते हुए स्कूल जाता कि शायद मुझे कुछ याद नहीं हुआ है। फिर टीचर मुझसे कुछ पूछती हैं और जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे कोई चीज याद नहीं रहती। फिर उसने कहा, परीक्षाएं आ जाती हैं और मैं उसमें थर थर कांपता हुआ बैठता हूँ और मुझे जवाब याद नहीं आते। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत बुद्धिमान है, परंतु मुझे लगता है कि मेरी माँ की बुद्धि मुझ में नहीं आ पाई है। कुओ तातयोन मारक। उसकी माँ के नजरिए की वजह से उसमें हीन भावना आ गई थी, जो उसकी नकारात्मक विचार प्रक्रिया के साथ मिलकर उसे हरा रही थी। उसका दिमाग कुंद हो गया था। उसकी माँ ने उससे यह कभी नहीं कहा था कि वह स्कूल जाए और ज्ञान हासिल करने की अद्भुत और रोमांचक प्रक्रिया से गुजरे। वह इतनी समझदार नहीं थी कि उसे प्रोत्साहित करे कि वह दूसरों के साथ प्रतियोगिता करने के बजाय अपने आप से प्रतियोगिता करे। और वह लगातार जोर दे रही थी कि वह भी अपनी माँ की तरह ही बुद्धिमानी का परिचय दे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इस दबाव में उसका दिमाग कुंद हो गया था। मैंने उसे कुछ सुझाव दिए जो सहायक सिद्ध हुए।
इससे पहले कि तुम अपने पाठ पढ़ो, एक पल के लिए रुको और इस तरह से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरा दिमाग अच्छा है और मैं अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता हूँ। फिर आप रिलैक्स हो जाएं और तनाव के बिना पुस्तक पढ़ें। यह कल्पना करें कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इसे दोबारा तब तक न पढ़ें जब तक कि आपकी इच्छा न हो। सिर्फ यह विश्वास करें कि आपको पहली बार पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। इस बात की तस्वीर देखें कि यह सामग्री आपके मस्तिष्क में अंदर जा रही है और अंकुरित हो रही है। अगली सुबह जब आप स्कूल जाएं तो खुद से कहें, परंतु इतने अच्छे नंबर लाने के लिए वे किताबी कीड़ा रही होंगी। और आज की तारीख में कौन किताबी कीड़ा बनना चाहता है? मैं मेरिट होल्डर स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, मैं तो सिर्फ ठीक तरह से स्कूल से पास होना चाहता हूँ। कक्षा में जब टीचर आपसे पूछे तो जवाब देने से पहले जल्दी से प्रार्थना कर लें। फिर विश्वास करें कि उस समय ईश्वर आपकी जवाब देने में मदद कर रहा है। जब आप कोई परीक्षा दे रहे हो तो प्रार्थना में विश्वास करें कि ईश्वर आपके मस्तिष्क को शक्ति प्रदान कर रहा है और आपके दिमाग में सही जवाब आ जाएंगे। वह लड़का इन विचारों पर चला और आप जानते हैं उसे 6 महीने बाद परीक्षा में कितने अंक मिले? 90। मुझे यह विश्वास है कि इस लड़के ने यह जान लिया था कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता कि फिलॉसफी कितनी असरदार हो सकती है और वह अपने जीवन भर सकारात्मक चिंतन की अद्भुत शक्ति का प्रयोग करता रहेगा। मैं और भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जिनमें इन तकनीकों के प्रयोग से लोगों के जीवन बदल गए हैं, परंतु यदि मैंने ऐसा किया तो यह पुस्तक बहुत ही मोटी और भारी हो जाएगी। इसके अलावा यह घटनाएं और अनुभव सामान्य या रोजमर्रा के जीवन के बाहर के भी हैं जो कतई सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकल हैं। मेरी मेल लोगों द्वारा भेजे गए ऐसे प्रमाणों से भरी रहती है जिन्होंने मेरे निजी जीवन अनुभवों के बारे में सुनकर या पढ़कर अपने जीवन के भी उसी तरह के अनुभव मुझे भेजे हैं। इस तरह का पत्र एक सज्जन ने भेजा जो अपने पिता के बारे में निम्न बातें बताते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस पत्र की योजना पर चलकर आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए हैं। मेरे पिताजी एक सेल्समैन थे। कभी वे फर्नीचर बेचते थे, कभी हार्डवेयर, कभी चमड़े के सामान। वे हर साल अपनी लाइन बदल लेते थे। मैं अक्सर सुनता था कि वे माँ को यह बता रहे हैं कि स्टेशनरी या बेड लैंप या जो भी सामान वे उस वक्त बेच रहे होते थे उसमें यह उनकी आखिरी ट्रिप है। अगले साल हर चीज बदल जाएगी, अगले साल हम लोग अमीर बन जाएंगे। उन्हें एक ऐसी फर्म में काम मिलने वाला है जिसका माल तो खुद ब खुद बिक जाता है, उसे बेचने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह हमेशा तनाव में रहते थे, वे हमेशा डरे हुए रहते थे और हमेशा अंधेरे में सीटी बजाते रहते थे। एक दिन उनके एक साथी सेल्समैन ने उन्हें 3 वाक्यों की छोटी सी प्रार्थना दी। उसने पिताजी से कहा कि ग्राहक से मिलने जाने से ठीक पहले वे इसे दोहरा लें। पिताजी ने इसका प्रयोग किया और इसके परिणाम चमत्कारिक थे। पहले सप्ताह में उन्होंने 85% लोगों को सामान बेचने में कामयाबी पाई और उसके बाद हर सप्ताह उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिले। कुछ ही सप्ताह बाद वे 95% लोगों को सामान बेच रहे थे। 16 सप्ताह तो ऐसे थे जिसमें पिताजी ने हर उस ग्राहक को सामान बेचने का रिकॉर्ड बनाया जिससे वे मिले। पिताजी ने यह प्रार्थना कई दूसरे सेल्समैनों को भी दी और हर एक को इससे आश्चर्यजनक परिणाम मिले। मेरे पिताजी ने जिस प्रार्थना का प्रयोग किया था वह यह है, मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे हमेशा राह दिखा रहा है। चुलोन, मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा सही मोड़ पर मिलूंगा। मुझे विश्वास है कि जहाँ राह नहीं होगी वहाँ ईश्वर मेरे लिए राह बना देगा। एक छोटी फर्म के प्रमुख को अपना बिजनेस स्थापित करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और उसने मुझे बताया कि उसने एक ऐसी तकनीक खोजी जिससे उसे बेहद फायदा हुआ। उसने बताया कि उसमें यह प्रवृत्ति थी कि वह छोटी सी मुश्किल को भी बहुत बड़ी मुश्किल में बदल देता था जिससे पार पाना मुश्किल दिखता था। वह जानता था कि वह अपनी समस्याओं का सामना हारने वाले नजरिए से कर रहा है और उसमें इतना कॉमन सेंस था कि वह यह महसूस कर सके कि यह बाधाएं उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मुश्किल वह उन्हें समझता था और उन्हें बना लेता था। जब उसने मुझे यह कहानी सुनाई तो मैं सोचने लगा कि कहीं उसमें वह अजीब सी मनोवैज्ञानिक कठिनाई तो नहीं है जिसे असफल होने की इच्छा कहा जाता है। उसने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जिसने उसके मानसिक नजरिए को नया कर दिया और कुछ समय बाद इसका उसके बिजनेस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसने अपने ऑफिस की मेज पर एक बड़ी सी वायर बास्केट रखी।
इस बास्केट पर एक कार्ड लगा था जिस पर यह शब्द लिखे थे, ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। जब भी कोई समस्या आती थी जिसे उसका पराजय का पुराना तंत्र किसी बड़ी समस्या में बदल रहा होता था, तो वह उस समस्या से संबंधित कागज को उस बास्केट में डाल देता था जिस पर लिखा था, ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है, और वह इसे 1-2 दिन तक उसी में पड़ा रहने देता था। अजीब बात यह थी कि जब मैं उस कागज को उस बास्केट से दोबारा निकालता था तो यह समस्या बिल्कुल भी कठिन नहीं दिखती थी, उसने बताया। इस कार्य में उसने अपनी समस्या को ईश्वर के हाथों में सौंपने के मानसिक नजरिए का नाट्यीकरण कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे अपनी समस्या को सामान्य तरीके से सफलतापूर्वक सुलझाने की शक्ति मिली। जब आप इस अध्याय को समाप्त करें तो कृपया इन शब्दों को जोर से दोहराएं। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। इस वाक्य को तब तक बार बार दोहराते रहें जब तक कि यह विचार आपके अवचेतन नजरिए में प्रबलता से प्रविष्ट नहीं हो जाता।